चलिए, नेक्स्ट आप टॉपिक देख रहे हैं आप नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनना तो जानते ही हैं आप। तो इस पे याद रखेंगे, जो सब्सक्राइब और लाइक करते हैं उनके लिए तहे तहे दिल से, और जो कमेंट करते हैं उनके लिए और भी अच्छा लगता है कि कमेंट करते हैं आप, हौसला मिलता है। तो इसलिए दोनों करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और लाइक करें, और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व से आप जान ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो आप पहला टॉपिक से, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें क्या सवाल बनते हैं ये भी देखेंगे। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो देखिएगा, भारतीय जो संविधान था, हमारा जो संविधान है इंडियन जो है, याद रखिएगा, भारत में नागरिकता के प्रावधान की अगर बात करें तो 1949 याद रखेंगे। आप बाद में स्पीड करके भी वीडियो देख सकते हैं, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 1949 में लागू किया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 5 से 11 में है, जो कि आर्टिकल में मैं पढ़ा चुका हूँ। अनुच्छेद और अनुसूची में ये पढ़ा चुका हूँ कि नागरिकता की बात करते हैं 5 से 11। तो इसे हम चलते हैं, सिर्फ सुनते जाइए, आपको रिपीट हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखेंगे इंग्लैंड से। अगर आपसे पूछ दें नागरिकता जो है हम किस संविधान से लिए हैं या किस संविधान से हम प्रेरित है, तो याद रखिए इंग्लैंड के संविधान से ये प्रेरित है, इंग्लैंड से हम लिए हैं। नागरिकता की अगर बात होगी, आर्टिकल पूछ देगा 5 से 11, याद रखिएगा 511। आगे सवाल है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन है? तो याद रखिएगा संसद। संसद की बहुत बड़ी भूमिका होती है, पार्लियामेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, आप जानते हैं। तो याद रखिएगा, अगर नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित होता है, करने का समक्ष किसके पास है? तो याद रखिएगा वो है हमारे संसद के पास है, यही निर्णय ले सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है? तो याद रखिएगा 5 से 11 आर्टिकल में आप सुने हैं, जिसमें सबसे अंतिम 11 जो अनुच्छेद आता है, इसमें कानून बनाने का अधिकार है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नागरिकता की अगर बात की जाएगी, संबंध की बात की जाएगी, तो 5 से 11 हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 5 से 11। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अगर किसके पास है, तो अनुच्छेद 11 के पास है। कानून की बात करेगा तो अंतिम वाला आर्टिकल याद रखेंगे। आगे सवाल पूछेगा, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो याद रखिएगा 1955 में बनाया था। तो याद रखेंगे, ये सवाल अगर आपसे पूछे कि संविधान द्वारा जो प्रदत्त नागरिकता के संबंध की बात करेगा, तो संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था, जो कि 1955 में बनाया था। तो व्यापक जो नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया ये पूछेगा, तो आप बताइएगा 1955। अधिनियम की बात होगी तो 1955 याद रखेंगे। एक आप जान रहे हैं कि 1949 में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ था, प्रावधान जो है नागरिकता का लागू हुआ था, लेकिन अधिनियम की बात होगी तो 1955 याद रखिएगा। आगे सवाल है, नागरिकता से भी चलेंगे, फिर मौलिक अधिकार चलेंगे, देख ही रहे हैं आप, है ना। फिर है कि भारत के नागरिकता जो है, नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एक प्रकार की ही नागरिकता प्राप्त है, आप जानते हैं, ठीक है। भारत में नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एक प्रकार की है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे उससे भी खत्म कर देंगे। देखिए, इसमें जो है जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो दोहरी नागरिकता प्राप्त है, याद रखिएगा। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है और अन्यथा किसी को नहीं प्राप्त है, याद रखिएगा। पूरे इंडिया में एक ही नागरिकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। आगे सवाल है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, बता सकते हैं? तो भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो रजिस्ट्रीकरण करके, वंशानुक्रम या देशीयकरण से। तो आप देख लिए कि किस प्रकार का है, तो आप रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर करके आइए, या मतलब रजिस्ट्रेशन कहते हैं उसको,
है ना, करके आइए। वंशानुक्रम हुई है, आनुवांशिक रूप से होनी चाहिए या देशीयकरण से होनी चाहिए, मतलब अपने देश के होने चाहिए। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप त्यागने या पर्यावसान करने या वंचित किए जाने पर आपको क्या है, नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तो अगर आपको त्याग दिया जाए, एकदम हट जाइए, आप इस जगह से छोड़ दीजिए, तब होगा। या पर्यावसान कर लीजिए, पर्यावरण इन्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज हो जाइए, तब हो जाएगा। अब वंचित हो गए, मतलब वंचित कर दिया जाए इंडिया से आपको कि हटिए भागिए, तो उस तरह से नागरिकता समाप्त हो सकती है। आगे सवाल है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवेश करते हुए होना चाहिए। तो 10 वर्ष होना चाहिए। देखिए, नागरिकता अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक आवेदन करना होगा, लेकिन आवेदन करना कब होगा, जब 10 वर्ष तक आप इंडिया में रह रहे होंगे, तभी नागरिकता मिलेगी, अन्यथा आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी नहीं है। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो 7 वर्ष तक आपका नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगर याद रखिए, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहिएगा, अगर रह गए बाहर 7 वर्ष तक बाहर रह गए तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 10 वर्ष तक इंडिया में रह गए तो नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, थोड़े से पेज में इसमें इसलिए धुंधला रखा हूँ क्योंकि ज़्यादा एडिट करने में ये जो है स्क्रीन ज़्यादा खराब हो रहा था। आगे चलेंगे, नागरिकता प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो 1955 के नागरिकता कानून में, जो कि आप जानते हैं 1955 नागरिकता अधिनियम कानून बना था 1955 में, इसी में सबसे ज़्यादा विस्तृत और चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा, किस देश में दोहरी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी जो है, याद रखिएगा, नागरिकता जो है बाहर की बात हो रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। ऐसे जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता की बात होती है। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। तो भाग 3 में जो है, आप जानते हैं मौलिक अधिकार वर्णित है। अब मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ने लगे। ठीक है, नागरिकता खत्म हो गया। देश की बात करेगा तो अमेरिका में, याद रखिएगा, दोहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान में भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है। तो 24, याद रखिएगा। तो याद रखिए, हम मूल अधिकारों की बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है। तो 24 24 जो है अनुच्छेद में, याद रखिएगा, मूल अधिकार का वर्णन है। आर्टिकल पूछे तो 24 बता देना है, याद रखिएगा, और भाग 3 बता दीजिएगा। जो कि देखिए, यहाँ पे 24 की मूल अधिकारों का वर्णन की बात करेगा तो 24 बता देना है, हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मूल अधिकार कितने से है, 12 से 35 है, तो इसमें तो 24 आ गया ना। तो याद रखिएगा, 24 में वर्णन की बात करेगा। तो आगे सवाल बात करते हैं, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो याद रखेंगे, एक चीज तो फाइनल है कि मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में से लिया गया है हमारे भारत के संविधान में। तो ये तो क्लियर हो गया, जो कि स्रोत से है, जो कि मैंने पढ़ाया था। तो याद रखिए, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। तो अमेरिका से ही देख के हम लोग लिए हैं अपने संविधान में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो आर्टिकल 12 से 35 में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 12 से 35 बता दीजिएगा, 12 से 35 बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल बहुत ही बार बार ये सवाल पूछता है और शुरू से ये सवाल पूछता आ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है, मतलब आत्मा कहा है, बहुत ही अच्छा कहा है। तो भाग 3 को, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, और भी मौलिक अधिकार में 32 को सबसे ज्यादा आत्मा कहा है। याद रखिएगा, कौन कहे, भीमराव अंबेडकर जी कहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो भाग 3 को कहा है, याद रखिएगा, आत्मा 32 को कहा है। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार जो है प्रदान है। तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान है, जिसमें अब 6 बचे हैं, 7 तो नहीं है। 7 आपको मिला है, लेकिन पूर्णतः अब 6 बच गए हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बता देते हैं कैसे।
तो देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान है? तो 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया है, 300 के कम ही चला गया है ना? आप जानते हैं। तो ये तो याद रखिएगा, अब 6 ही बचा है, 7 था जो कि 6 चला गया। आगे सवाल आपसे बनेगा कि भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है मूल अधिकार। अगर बात करें, अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही है, याद रखिएगा, तो मूल अधिकार हो या मौलिक अधिकार हो, ठीक है, दोनों का एक ही नाम होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि मूल अधिकार की बात करेगा तो न्याय में हम ये जो है न्याय में परिवर्तनीय हो सकता है, न्याय के माध्यम से ये जो है मौलिक अधिकार में परिवर्तन हो सकता है, मूल अधिकार में परिवर्तन हो सकता है। मूल अधिकार कहिए, मौलिक अधिकार एक ही है, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य बोलिए या मौलिक कर्तव्य बोलिए, अलग है, ठीक है, याद रखेंगे। दोनों की बात समझ गए, मेरा कहने का मतलब समझ गया ना? अधिकार लग गया तो मौलिक अधिकार हो गया, और अगर कर्तव्य लग गया तो मौलिक कर्तव्य हो गया, ऐसे याद रखेंगे। कौन अधिकार जो है, कौन अधिकारों का निलंबन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो अधिकारों को निलंबित करने की बात किया जाए तो राष्ट्रपति के हाथ में है, निलंबित कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है, तो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को किया गया है। तो ये सवाल पूछता है आपसे, जैसे न्यायालय परिवर्तन कर सकता है मौलिक अधिकार को, या आप अभी पढ़े हैं, मूल अधिकार का ही है, मौलिक अधिकार एक ही है। तो मौलिक अधिकार के बारे में अगर सुनवाई भी करना है तो न्यायालय करेगा या सर्वोच्च न्यायालय करेगा, इसका अधिकार है, याद रखिएगा, ठीक है, सरकार के हाथ में भी नहीं है। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद द्वारा किया जाता है। तो मैंने बोला था शुरू में एक टॉपिक में मैंने कि संसद में जो है क्या होता है, संविधान संशोधन भी किया जाता है। तो मौलिक अधिकार में अगर संशोधन की बात होगी तो संसद द्वारा भी किया जाएगा, ये तो फाइनल है, संसद ही करेगा। आगे सवाल है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक की बात करेंगे, किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कहिए या उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कहिए, एक ही है। तो इसी में हम लोग का होता है, बस क्वेश्चन कैसे घुमाता है आप देख सकते हैं। आगे सवाल बनता है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। संसद ही संशोधन कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, जो कह सकते हैं वो कर सकता है। आगे सवाल आपका बनता है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है कि पब्लिक के लिए, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही माना जाता है। तो व्यक्तिगत जो होता है इंडिविजुअल कहते हैं, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों की प्रमुख उद्देश्य होता है, याद रखिएगा। आगे सवाल अगर देखें, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे है? तो हम बार बार इस क्वेश्चन को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ही करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को कई तरह से देख लिए। मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय बोलिए, या जो बोलना है उच्च न्यायालय या न्यायालय बोलिए। तो जो भी है ये सब न्यायालय ही करेगा जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। परिवर्तित करना हो तो भी मौलिक अधिकार की परिवर्तन करना हो तो वो भी उच्चतम न्यायालय और न्यायालय ही करेगा। तो क्वेश्चन जितना भी हम देख रहे हैं ये न्यायालय से ही संबंधित होगा, याद रखिएगा। हाँ, संशोधन की बात होगी, मौलिक अधिकार में संशोधन की बात होगी तो संसद करेगा, ये हमको ध्यान रखना है। आगे सवाल पूछता है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है? देखिए, इस आर्टिकल अगर अनुच्छेद पढ़े थे तो समानता का अधिकार का मैंने नहीं बताया था, जिसमें 14 से 18 तक का बात करता है। आर्टिकल 14, 18 याद रखिएगा। तो आर्टिकल 14 से 18 की बात करता है। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे विधि के समान समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो नागरिक अधिकार है, याद रखिएगा। तो विधि के समान अगर समानता की बात करेगा, विधि के समान अगर समानता की अधिकार की बात करेगा तो नागरिक का अधिकार होता है ना, समानता का, एकदम एक जैसा सबका। आगे सवाल आपसे पूछेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण जो है प्रवाद जो है प्रवाधनित कहते हैं, ठीक है, प्रवाधानित कहते हैं, प्रवाधनित कहते हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। तो इतना
तो हम नहीं जानते हैं, बस इतना हम जानते हैं कि ये आएगा कि कानून के समान संरक्षण की बात करेगा तो अनुच्छेद 14 को याद रखेंगे। तो कानून के समान संरक्षण की बात करेंगे तो हम आर्टिकल 14 याद रखेंगे। आगे सवाल आपसे बनेगा 17वां, जो कि हम अनुच्छेद में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि 17 अनुच्छेद कहा जाता है। आर्टिकल 70 की बात करता है। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संविधान अनुच्छेद की बात करें किसमें आता है, तो अस्पृश्यता हो या छुआछूत की बीमारी हो तो अनुच्छेद 17 में आता है, जिसको समाप्त किया गया है। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि 1955 में पारित जो अधिनियम हुआ था, नागरिकता अधिनियम, जो कि हम पढ़े थे ऊपर, तो इसमें देखिएगा कि 1955 हम पढ़े थे, इसी के तहत याद रखिएगा 1995 में पारित हुआ था। देख रहे हैं 1955 एक तो आप पढ़े थे, इसमें देखिएगा कि 1995 में एक पारित हुआ है अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम। ठीक है, जैसे 1955 अभी जैसे मैंने बोला ना कि 1955 में याद रखेंगे कि मैंने बोला कि 1955 में एक नागरिकता अधिनियम पारित हुआ, आप जैसे ऊपर पढ़े, उसी तरह यहाँ 1995 में पारित हुआ था। क्या पारित हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, क्या हुआ? अस्पृश्यता अधिनियम पारित हुआ 1995। याद रखिएगा 1995 याद रखेंगे। अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा जो अस्पृश्यता अधिनियम जो लागू हुआ था 1995 में, उसे एक और नाम से जानते हैं जो कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहते हैं। तो याद रखिएगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये पूछता है इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने दोनों कन्फ्यूजन खत्म कर दिया। आगे सवाल है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार तो खत्म हो गया, अब आ गया स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि ये मैं पढ़ाया था, अनुच्छेद 19 से 22 तक की बात करता है। तो आर्टिकल 19 से 22 की बात करता है, याद रखिएगा, जो कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का बात करता है। तो आर्टिकल 19 से 22 तक कहते हैं, याद रखेंगे। आगे सवाल आपसे पूछेगा, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित होता है? तो याद रखिएगा ये जो व्यवस्था नहीं करता है, ये आप पढ़े होंगे 19 में प्रेस की बात करता है, लेकिन 19 में स्पेशली नहीं, 19 के आई के क में होता है, याद रखिएगा। 19 के क में भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बताया जाता है, 19 के आई के क में भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जो ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 की अगर बात करें हम लोग, तो याद रखिएगा कार्यपालिका और विधायी पालिका दोनों को करता है, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 21 में जो है कार्यपालिका तथा विधायक दोनों का बात करता है। अगर आपसे बात करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारों की संरक्षण प्रदान करता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 बात करता है। देखिए कार्यपालिका और विधायिका दोनों को अगर संरक्षण प्रदान करने की बात करता है, मतलब किसके विरुद्ध, तो याद रखिए कार्यपालिका और विधायक दोनों के विरुद्ध, ठीक है, संरक्षण की बात करेगा तो आर्टिकल 21 होता है। ये आप पढ़ें, और इसमें भी पढ़िए कि जो व्यक्ति विदेश यात्रा के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है वो भी आर्टिकल 21 में ही आता है, याद रखेंगे। अब चलते हैं, सवाल बनता है, थोड़े से ढूंढ लें, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो याद रखिए शोषण के विरुद्ध की बात करें 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 24 ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, याद रखिएगा। तो 23 और 24 में इसकी वर्णित है शोषण के विरुद्ध, याद रखिएगा। तो समानता का विरुद्ध 14 से 18 पढ़ लिए हैं। समानता की बात, समानता का जो है समानता का अधिकार पढ़ लिए कितना, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिए 19 से आप 22 पढ़ लिए, और ये शोषण का अगर बात करें तो 23 से 24 पढ़ लिए, है ना, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण के संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में ही याद रखिएगा क्या है, उसका वर्णन भी करता है, जो अभी पढ़े मौलिक अधिकार का बात करते हैं, जो कि ऊपर पढ़े थे 24, उसी तरह इसमें भी बच्चों के शोषण से ही 24 में ही इसका चर्चा है। तो आर्टिकल 24 याद रखिएगा बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, आगे चलें।
आगे इस सवाल को देखिएगा थोड़ा सा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी अगर अपराधी को अगर दंडित किया जाता है एक बार, उसी अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाता है। तो ये चर्चा हमारा आर्टिकल 20 में किया गया है, मतलब अनुच्छेद 20 में इसकी चर्चा की गई है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं आगे कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखिएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करें, संविधान की बात करें, तो अनुच्छेद 25 से 28 में करते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 में इसकी वर्णन है और हमेशा इसका वर्णन रहता है, याद रखिएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से 28 तक करेंगे और ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 25 से 28 तक की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सिख द्वारा कृपान धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत जो सिख धर्म के लोग लेते हैं, कृपान लेते हैं, मतलब तलवार या अस्त्र कोई भी ले लेते हैं, तो आप जानते हैं वो जो लिया जाता है वो आर्टिकल 25 के तहत माना गया है, ये धार्मिक माना गया है, याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता माना गया है। आगे सवाल आपसे पूछा जाए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? आर्टिकल 30 में बात किया गया है, मतलब आर्टिकल 30 में बात किया गया है, अनुच्छेद 30 में इसकी चर्चा की गई है। मतलब आपको मनपसंद शिक्षण व्यवस्था करना हो या संस्था खोलना हो या स्थापित करने का अधिकार हो, तो ये सारे जो प्रदान किए गए हैं वो है आर्टिकल 30 में किया गया है। आगे चलते हैं। आगे सवाल बनता है 32, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आत्मा कहा गया है भीमराव अंबेडकर के तहत। वो है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32 में है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद जो है 32 जो है संवैधानिक उपचारों का जो है उपबंध कहिए, अधिकार कहिए, जो कर सकते हैं। आगे सवाल बनता है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो याद रखिए, शिक्षा का की बात करते हैं तो आर्टिकल 21A में माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल 21A माना जाता है, जो कि मौलिक अधिकार के तहत जो है आता है, ये भी जानते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल आपका बनता है कि मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे 32 कहते हैं उसे कहे हैं, या ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 32 देख के बोले कि भीमराव अंबेडकर आत्मा किसे कहे हैं तो 32 ही होगा। अगर संविधान का उपचार भी दे तो ये भी याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ही इसे ही आत्मा कहे हैं, तो याद रखिएगा, मतलब क्या कहें, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहें, याद रखेंगे किसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो समादेश, मतलब रीट के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, न्यायालय जो करता है रीट के द्वारा जारी करता है, याद रखिएगा, रीट के द्वारा जारी किया जा सकता है। किस याचिका, मतलब रीट जो कहते हैं, राइट कहिए रीट कहिए, ठीक है। तो किस याचिका का शाब्दिक अर्थ जो होता है हम आदेश देते हैं, तो याद रखिएगा ये होता है हमारा परमादेश कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है। तो याद रखिएगा याचिका की मतलब राइट करने का मतलब है कि याद रखिएगा कि शाब्दिक अर्थ होता है मतलब आदेश हम आदेश देते हैं, परमादेश देते हैं, याद रखिएगा। रीट, ठीक है, याचिका मतलब रीट होता है, सामदेश माने भी रीट होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। और ये परमादेश हो गया, याद रखेंगे। आगे सवाल आपसे बनेगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट, मतलब याचिका दायर की जा सकती है? रीट कहिए या याचिका दायर कर सकते हैं या सामदेश कर सकते हैं। तो याद रखिए वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जिसे हेवियस कॉर्पस कहते हैं, याद रखिएगा, जिसे हेवियस कॉर्पस कहते हैं, याद रखिएगा, जिसे हेवियस कॉर्पस, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जो कि रीट दायर जो है याचिका दायर किया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, याद रखेंगे।
ठीक है। आगे सवाल है कि विभिन्न प्रकार के सामदेश मतलब याचिका जो बोलते हैं, रीट बोलते हैं, उसी को सामदेश बोलते हैं, जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसे प्राप्त है? तो राज्यों के उच्च न्यायालय को प्राप्त है, याद रखिएगा। तो उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय कहिए या उच्च सर्वोच्च न्यायालय कहिए, सभी को प्रदान है, याद रखिएगा। तो अधिकार अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अगर किसे प्रदान है तो राज्य का, सर्वोच्च न्यायालय के तो पास अभी देख रहे हैं, लेकिन राज्यों के पास भी ये रीट जारी करने का अधिकार है, याद रखिएगा। इसलिए देखे होंगे कोई भी एग्जाम होता है बीपीएससी का या जो भी हो रहा है उसमें इसका क्या हो रहा है, क्या इसको बोलते हैं, मतलब इस पर कानूनी तौर पे से लग जा रहा है ना, लागू हो जा रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ, यहाँ पे किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो उत्प्रेक्षण जो है जारी की जाती है, उत्प्रेक्षण रीट जारी की जाती है, याद रखिएगा। अगर किसी भी मतलब किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करना हो या तो क्या कौन सी रीट कहेंगे, उसका क्या करेंगे? उत्प्रेक्षण रीट कहेंगे, याद रखिएगा। उत्प्रेषण भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर रही है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा बंदी बनाने पर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना हो तो कितना देर पहले करना होगा? तो 24 आवर के अंदर करना होगा, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको करना होगा मजिस्ट्रेट के आगे, क्योंकि जिसे भी गिरफ्तार करेंगे उसको, ठीक है, ये पूछता है। आगे सवाल आपसे पूछेगा किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जिसे कहते हैं, जिसे हेबिस कॉर्पस कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा, जारी किया जाता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी को किया जाता है। जो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी होते हैं उसे कहते हैं, उस पर किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, उसी को कहते हैं। आगे सवाल है कि किस व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत प्रमादेश जिसे मेडेनमस कहते हैं, मेडेनमस, जो कि ऊपर आप पढ़े थे, परमादेश का इंग्लिश लिखा हुआ था बगल में ब्रैकेट करके, मेडेनमस, याद रखिएगा, मेडेनमस बोलते हैं, जो कि जारी करता है। तो कौन करता है? हेबियस कॉर्पस, जिसे हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी कहा जाता है, एक तरह से उसके माध्यम से होती है। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण? मतलब दोषपूर्ण जो पुलिस नज़रबंदी को कहते हैं। कौन सा जो है रीट कहते हैं, याचिका कहते हैं, किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा जो होता है वो किया जाता है, याद रखिएगा, जो कि आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट। आगे सवाल है कि वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाता है? तो परमादेश कहलाता है। परमादेश कहने का मतलब आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मेंडामस बोलते हैं, मेंडामस बोलते हैं, जो कि परमादेश का इंग्लिश शब्द होते हैं। तो ये जो है आपको दिया जाता है, संस्था को दिया जाता है, पालन करने का बात करता है, तो उसे परमादेश कहते हैं, ठीक है। आगे सवाल आपसे पूछेगा संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हॉबियस क्या कहते हैं, उसे क्या था, थोड़ा सा इंग्लिश देख लेता हूँ उसका, है ना, हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है बोला जाता है इसे, ठीक है। तो याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है सामदेश मतलब रीट जारी करने का अधिकार किसमें निहित होता है? तो उच्चतम न्यायालय और न्यायालय में। जैसे ये सब आदेश जारी करना, रीट जारी करना, ये सब काम ही है उच्चतम न्यायालय क्या। तो अगर आपसे भूल भी जाए ना तो रीट का जैसे याद रखिएगा टिक लगा के आ जाएगा, उच्चतम न्यायालय सही हो जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी होती है? तो उच्चतम न्यायालय और न्यायालय द्वारा होता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा होता है, याद रखेंगे। आगे सवाल अगर आपसे पूछे तो याद रखिए किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की जरूरत होती है? तो अगर किसी भी अगर मजिस्ट्रेट के सामने हो या न्यायालय के सामने आपको जमा करना है या किसी भी कैदी को, तो क्या करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? कॉर्पस बोलते हैं, है ना, हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है इसी को,
ठीक है, क्लियर। आगे सवाल बनता है कि मौलिक अधिकार में किस बात की स्वतंत्रता नहीं है, तो हड़ताल करने की स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी मौलिक अधिकार में। याद रखिएगा, हड़ताल अगर करिएगा तो पिटाइएगा, ये वाला सेंस है। आगे सवाल है, थोड़े से ढूंढ लें, उसके बाद सब क्लियर आ जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको विदेशी व्यक्तियों को नहीं है। तो विदेशी व्यक्ति को होना भी नहीं चाहिए, होगा तो कब्जा ही कर लेगा फिर। चलिए आगे चलते हैं। किस वाद या मामला कहते हैं, वाद कहिए या मामला में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो केशवानंद भारती वाद, जो वाद कहिए, समिति कहिए, मामला कहिए, जो कर सकते हैं। तो केशवा भारती मामला में या केशवा भारती समिति कह सकते हैं। ऐसे मामला और वाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि केशवा भारती मामला में जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है, याद रखेंगे। आगे सवाल पूछता है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में माना था कि मौलिक अधिकारों के संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो गोलकनाथ का जो है मामला हुआ था, उसमें ये माना गया था कि मौलिक अधिकारों के संशोधन नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो ये बात जो हुआ था गोलकनाथ, अगर पूछे मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा गोलकनाथ का मामला हुआ था। और केशवानंद का अधिकार ये मानता था, याद रखिएगा। बस इतना ही द्वंद्व है, दोनों में अंतर इतना ही ध्यान रखिएगा। चलिएगा आप देखिएगा आगे, इसमें देखिएगा 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था, संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखिए 42वें संविधान संशोधन जो हम पढ़ते हैं और एक 44वें संविधान संशोधन पढ़ते हैं, दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है, याद रखिएगा। 44वें संविधान की अगर बात करेंगे तो संपत्ति का अधिकार हटाने की बात करेंगे, मतलब संपत्ति का अधिकार हटा के कहीं जोड़ने की बात करेंगे। 42वां संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो मूल कर्तव्य की बात करते हैं। तो दोनों को आपको याद करना होगा, और ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, याद रखेंगे। तो अगर 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अगर मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार जो था, 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसे बना दिया गया था, याद रखिएगा। मौलिक के जगह पे वैधानिक हो गया था, मतलब नीति निर्देशक में चला गया था, एक तरह से याद रखेंगे। आगे सवाल है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया था, तो 300 का में रख दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, याद रखिएगा, जो कि 44वें संविधान संशोधन के तहत मानते हैं, याद रखिएगा। ये पूछता है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब कौन सा अधिकार माना जाता है, तो कानूनी अधिकार कहिए या वैधानिक अधिकार कहिए, एक ही है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल आपसे अगर पूछेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है, तो भाषण की स्वतंत्रता में निहित है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, भारत में मत देने का अधिकार किस होता है, एक राजनीतिक अधिकार होता है, याद रखिएगा। मत देने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है। चलिएगा, इसका टेबल जो है, एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, उसका भी दिखा देंगे लास्ट में। आगे सवाल है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो हुआ था उसमें संशोधित किया गया था। एक चेन्नई राज्य और बनाम, मतलब दोनों एक दूसरे के फाइट हो रहे थे, चंपाकर दोराय राजन के बीच हो रहा था, याद रखिए, मुकदमे निर्णय हो रहे थे, उसमें याद रखिए भेदभाव के विरुद्ध हो रहा था। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। तो जैसे ही बात किया जाए मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य तो ज़्यादा नहीं है। तो मूल कर्तव्य की बात करें तो हम तो रूस से लिए हैं, जो कि हम पढ़ाए थे आपको, अनुसूची देखे होंगे, भाग देखे होंगे। तो आगे सवाल बनता है, जो कि मूल कर्तव्य 42 के संविधान संशोधन 1976 की बात करता है ना, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किया गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति के तहत। देखिए, संस्तुति कहिए या कौन सी ऐसी समिति है जिसके तहत मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं, तो याद रखिए मौलिक कर्तव्य कहिए या मूल कर्तव्य कहिए, एक ही है, याद रखिएगा।
तो मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के तहत ये तैयार किया गया है, याद रखेंगे, इस आधार पर चलाया गया है, याद रखेंगे। आगे सवाल है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया? तो 1976 में, जो कि आप बताए थे 42 1976, याद रखिएगा। तो मूल कर्तव्य को समाविष्ट किया गया, लाया गया, एक तरह से जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 1976 ईस्वी में लाया गया था, याद रखेंगे। अधिनियम भी कह सकते हैं, जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया जा सकता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया जा सकता है, जो कि 1976 की बात करता है। तो 42 में संविधान संशोधन 1976 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। तो संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया जा सकता है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। आगे सवाल की अगर बात करें तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं निश्चित किए गए हैं। आगे सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो 42वें संविधान, याद रखिए, 10 मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए हैं, याद रखेंगे। आगे चलेंगे तो बताएंगे 11 से 10 कैसे हुए, 10 से 11 कैसे हुए, ठीक है, वो क्लियर होगा बाद में, अभी 10 ही मान के चलिए। तो संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित हुए? तो 10 हुए थे। 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है, देखिए कहीं कहीं 10 और 11 का कन्फ्यूजन है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे इस हिसाब से 10 है, और एनसीईआरटी के हिसाब से भी हमको लगता है 11 थोड़ा सा बता दिया है, तो उसे हम क्लियर कर देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में जो दिया है उस वीडियो को देखते चलते हैं। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्यादेश को जोड़ा गया है? तो भाग 4 के क में जोड़ा गया है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व जो आता है क में आता है, क में नहीं आता है, भाग 4 में आता है, ठीक है। लेकिन इसमें मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो 4 में आएगा, लेकिन क में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? तो आर्टिकल की बात करें तो 51A में आता है, याद रखिएगा। 51 की अगर बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व आएगा, जो कि नेक्स्ट नीचे आपको दिखेगा। आगे सवाल बनता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल, याद रखिए, 51A, जो कि मूल कर्तव्य में है, याद रखिएगा, इसी में कहा गया है, विषय में, याद रखेंगे। देखिए आपको अब क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने बोला था कि कन्फ्यूजन है। तो चलिए, वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11, क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे 10 थे, जो कि अब वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा तो 11। तो वास्तविक रूप से अगर पूछा जाए, मतलब अंतिम रूप से मूल कर्तव्य का बात करें तो 10 है, और अगर पूछे वर्तमान में पूछे तो क्या बताइएगा? 11 बता दीजिएगा कि 11 विषय जोड़े गए हैं, याद रखिएगा, मूल कर्तव्य में, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए तो आयरलैंड से लिया गया था, जैसे मूल कर्तव्य हमारा रूस से लिया गया है। आगे सवाल है, आगे सवाल पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है, और भाग 4 का क में किसका था? मूल कर्तव्य का था, जो कि अभी हम पढ़े। अब चलिए, इसमें अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। तो मैंने बोला था 51 में किसका है? नीति निर्देशक का, और 51A में किसका है? तो मूल कर्तव्य का। तो 36 से 51 की अगर बात करेगा तो नीति निर्देशक तत्व है, याद रखिएगा। 36, 51 अगर बात करें तो याद रखिएगा वो है हमारा नीति निर्देशक तत्व। आगे सवाल है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो प्रतिबिंबित करता है, मस्तिष्क और उद्देश्य प्रतिबिंब को निश्चित करता है, याद रखिएगा, संविधान के निर्माता को, ठीक है। ये कानूनी रूप से है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या ये था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब एक अच्छा बनाना। सब मौलिक अधिकार में जोड़ देता तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होता ना, कुछ तो कानून होना चाहिए ना जिस पे आप रोक सकें, इसीलिए ये बनाया गया था कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अब चलिए, इसमें जो और क्वेश्चन जो बन सकते हैं जो कि नीति निर्देशक तत्व से, वो खत्म करके फिर आगे
जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक ही बात हो गई। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल आपसे पूछेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो के.टी. शाह की है, याद रखिएगा। मतलब ये एक तरह से एक बात कहे थे के.टी. शाह कि बैंक की एक सुविधा अनुसार अदा की जाने वाली यह चेक है, याद रखिएगा। कौन? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा। मतलब टाइम टाइम पे ये काम देगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा करता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि अगर भारतीय संविधान का जो है कौन सा अंग जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है, तो नीति निर्देशक तत्व करता है, याद रखेंगे। आगे सवाल पूछेगा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल आपसे पूछेगा, मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य लोक कल्याणकारी की संकल्पना करती है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में करती है, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल पूछेगा कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक में। ये देखिए, ये सवाल पूछता है, कंफ्यूज मत होइएगा। लोक कल्याण की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक की बात करेंगे। अगर भारत के वेतन जो होता है, समान वेतन की बात करेंगे, तो ये भी सुनिश्चित राज्य के नीति निर्देशक करता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मतलब किस भाग में न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो है प्रावधान करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। ये भी क्लियर है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिकार जो है प्रभावशाली बनाया? तो वो बनाया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने बनाया था, याद रखिएगा, जो कि नीति निर्देशक से भी है और मूल कर्तव्य से भी संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान में रखेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित कर जो है किया गया, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया गया है। इसमें एक और बात करते हैं, तो देखिए संविधान का कौन सा अंश जो है भारत के नागरिकों को आर्थिक और न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक ने यह प्रदान करता है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू हुआ है? तो याद रखिएगा गोवा में, जो कि इसके तहत ही माना जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ही माना जाता है। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा 14 के तहत किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई थी, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 44 में कही गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ आर्टिकल देखिए इंपॉर्टेंट है। भारत के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण के उल्लेख की बात अगर करेंगे, तो याद रखिएगा वो है आर्टिकल 50 की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध जो है संवर्धन बताता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 51 में बताता है, याद रखिए 51 याद रखेंगे में। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है, तो आर्टिकल 46 करता है, याद रखेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगर काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, तो 41 के अंतर्गत रखा गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे है कि किस अनुच्छेद जो है किस नीति निर्देशक सिद्धांत का प्राय समाजवादी जो है माना जाता है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना माना जाता है, जो कि हमारा जानते हैं नीति निर्देशक तत्व के तहत ही रखा गया है। नगर पालिका भी इसी के तहत माना जाता है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशन जो है आदर्श वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा वर्णित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है, तो याद रखिएगा वो है, याद रखिएगा आर्टिकल 49 याद रखेंगे।
बाध्यकारी अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा आर्टिकल 49। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लाएंगे भारतीय संसद, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम खत्म करते हैं मूल अधिकारों का वर्गीकरण जो हुआ था कैसे। तो देखिए वर्गीकरण की बात करें तो मूल अधिकार में मतलब मौलिक अधिकार की बात करता है। तो समानता का अधिकार अगर आर्टिकल पूछ दे आपसे तो क्या बताइएगा, 14 से 18 बता दीजिएगा। ठीक है, 14 से 18 बता दीजिएगा, जो कि 14 से 18 होता है। अगर स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो इसका आर्टिकल याद रखिए 1922 है। शोषण के अधिकार की बात करें तो याद रखिएगा आर्टिकल इसका 23 से 24 है, याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेगा तो आर्टिकल 25 से 28 है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करेगा तो 29-30 है, याद रखेंगे। और संवैधानिक उपचार तो हम जानते हैं आर्टिकल 32 से 35 माना जाता है, जिसमें 32 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे।